नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि नौडियाल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की हम दूसरी वेव के अंदर आ चुके हैं और जो चीज़ पहली वेव में नहीं देखी गई थी, इस बार वह देखी जा रही है। मतलब इस बार बच्चों और यंग लोगों में ये इन्फेक्शन बहुत खतरनाक रूप से पाया जा रहा है। तो आज मैं आपके साथ कोविड-19 के बारे में कुछ सिंपल टिप्स और जानकारी शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोविड की, कोविड से कैसे बचें। तो अब बात करते हैं हम नंबर 1 स्टेप से, जो कि है हैंड वॉशिंग। हाथ किस तरीके से सही धोने का तरीका है। कोई भी लिक्विड वॉश, हैंड वॉश या सिंपल साबुन भी आप घर में हाथ धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साबुन को लेके अपने हाथ पे कम से कम 40 से 60 सेकेंड, लगभग 1 मिनट तक आपको अच्छी तरीके से अपने हाथों को रगड़ के धोना है। अपनी फिंगर टिप्स अच्छी तरीके से वॉश करनी है और थम्स यानी कि अंगूठे, यह WHO के हिसाब से रेकमेंडेड गाइडलाइंस हैं हाथों को सही तरीके से धोने की। अगर आप कहीं बाहर हैं और आप अपने हाथ साबुन से नहीं धो सकते तो आपको इस केस में सैनिटाइजर, जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल है, उसे यूज़ करना है। एडिक्वेट क्वांटिटी को अपने हाथ में इस तरीके से लें और इसको अच्छी तरीके से अपने हथेलियों में, फिंगर टिप्स पे, अपने अंगूठे और बैक साइड हाथों की पिछले वाले एरिया को भी अच्छी तरीके से 30 to 40 सेकेंड्स रब कीजिए। इस तरीके से भी आपके हाथ साफ हो सकते हैं। नंबर 2 स्टेप है मास्क। कौन सा मास्क पहनना है, किस तरीके से पहनना है। इसमें सबसे अच्छा मास्क जो हम मानते हैं वह रहता है N95 मास्क। N95 मास्क सबसे सुपीरियर मास्क माना जाता है क्योंकि ये कोविड-19 का जो वायरस बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, ये उसको रोकने में अच्छी तरीके से हेल्पफुल है। इस मास्क के साथ आपको दूसरे किसी भी मास्क को डबल करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर ध्यान रखिए, N95 मास्क धुलने वाले या वॉशेबल नहीं होते हैं। ये सिंगल यूज़ करने के बाद इनको फेंकना होता है। प्लीज़ डू नॉट रीयूज देम। पहनने का सही तरीका बताऊंगी मैं आपको। इस मास्क के 2 पार्ट्स हैं। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें आपको एक मेटल क्लिप मिलेगी। यह मेटल क्लिप नाक वाले पोर्शन पे सपोर्टेड रहती है। तो इस पार्ट को मैं अपने नाक में लगा के आपको दिखाऊंगी किस तरीके से पहनना है। जब मैंने नाक के पास पहना तो इस क्लिप को मैंने इस तरीके से दबा दिया ताकि मेरी नाक के आसपास इसकी फिटिंग टाइट हो जाए और पीछे से जो इसके स्ट्रैप्स हैं इनको मैं इस तरीके से खींच के टाइट कर दूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मास्क पहनने के बाद मुझे सांस लेने में थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसको लूज पहनूं या नाक के नीचे या मुंह के नीचे लगा दूं। आपका ऐसा मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है जो आपकी नाक और आपके मुंह को अच्छी तरीके से कवर नहीं कर रहा है, जो कि यह है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है। जब आपने मास्क लगा रखा है तो आपको अपने गंदे हाथों से इस मास्क को बार बार टच नहीं करना या इसकी पोजीशन को ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं करना है। अब मैं आपको दूसरा मास्क बताऊंगी। इसको इस तरीके से मैंने पीछे से स्ट्रैप्स को ढीला किया है और ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। जब आपको इसको रीयूज करना है तो आप इसको एक पेपर बैग में स्टोर कर सकते हैं। N95 अगर अवेलेबल ना हो तो हम क्या करें। अब आते हैं हम दूसरे इंपॉर्टेंट मास्क पे, जो है सिंपल सर्जिकल मास्क। यह मास्क कॉमनली आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा और आजकल जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होने के वजह से ये आसानी से कई दुकानों पे उपलब्ध है। यह सर्जिकल मास्क 3 प्लाई मतलब कि 3 लेयर का होता है और इसके अंदर भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपकी नाक और आपका मुंह अच्छी तरीके से कवर होना चाहिए और एक
टाइट सील बन जानी चाहिए ताकि हवा साइड से लीक ना करे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सर्जिकल मास्क को किस तरीके से पहनते हैं। इसमें यूजुअली ऊपर की एक तरफ पे मेटल क्लिप लगी होती है, जैसे कि N95 मास्क में थी। वह मेटल क्लिप आपके नोज के आसपास एक टाइट फिटिंग देने के लिए है। इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और ये अपने फेस के पास लाके जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मास्क को अपनी नाक और मुंह को पूरी अच्छी तरीके से इससे मैंने कवर कर लिया है। साइड से एयर लीकिंग नहीं हो रही है। ये मास्क की फिटिंग मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। सेम चीज़ जो मैंने आपको N95 मास्क में बताई थी, गंदे हाथों से मास्क को ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं करना, मास्क नाक के नीचे या फेस के नीचे नहीं रखना है, और जब निकालना हो तो अगेन दोनों साइड से ईयर से मैंने लूप्स को निकाला और इसे अगेन एक पेपर बैग में आप रख सकते हैं। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क एक्स्ट्रा है तो यह मास्क आप हर यूज़ के बाद डिस्पोज कर सकते हैं। इनको धो के सुखाना नहीं है, ये भी डिस्पोजेबल मास्क होते हैं। अब बात करते हैं कॉटन के मास्क जो कि ईजिली अवेलेबल हैं, कपड़े के मास्क। अगर मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊं तो कपड़े के मास्क सबसे लीस्ट इफेक्टिव हैं कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए। लीस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है यह कोविड-19 को रोकने में सक्षम नहीं है, मतलब कि रोकने में काम नहीं आते हैं, तो इनको प्लीज़ अवॉइड करिए। इसके अलावा कई लोग आपने देखा है चुन्नी लपेट के चल रहे हैं या हैंकीज लपेट के चल रहे हैं, रुमाल लपेट के चल रहे हैं। ये गलत है, इससे आपको कोविड-19 की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है सोशल डिस्टेंसिंग। पिछले 1 साल से आप लगातार इस शब्द को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है आप किसी भी दुकान जाएं या मार्केट में दूध लेने, सब्जी लेने जा रहे हैं तो आपको 2 लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। 6 फीट का मतलब होता है 2 गज। अगर आप किसी दुकान में एंटर करते हैं और वहां पे आपको भीड़ लगती है तो प्लीज दुकान के बाहर वेट करिए, अंदर से इंसान को बाहर आने का मौका दीजिए और उसके बाद ही दुकान में जाइए। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पे या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है कोविड-19 के अर्ली लक्षण, अर्ली सिम्टम्स। कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपका फैमिली मेंबर कोविड-19 से ग्रसित हो चुका है। इस बार सेकेंड वेव ऑफ कोविड के अंदर जो कॉमन सिम्टम्स हम बच्चों में देख रहे हैं और यंग लोगों में देख रहे हैं, उसमें से बुखार, खांसी जुकाम, नाक बहना, गले में इरिटेशन या दर्द होना, गले में खराश लगना, कई बच्चों को लूज मोशन भी लग रहे हैं, कई बच्चे उल्टी के साथ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, कई लोगों को मांसपेशी में दर्द या पूरे शरीर में बॉडी एक, शरीर में दर्द हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स कोविड-19 के लक्षण हैं। इसके अलावा कई पेशेंट मेरे पास केवल एक कंप्लेन के साथ आ रहे हैं कि मुझे खाने की स्मेल नहीं आ रही और खाने का टेस्ट नहीं आ रहा। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। आपको शायद फीवर ना हो, खांसी जुकाम ना हो, लेकिन आपकी केवल स्मेल चली गई। आप ये मत सोचिए कि मेरी नाक बंद है इसकी वजह से मुझे स्मेल चली गई, यह कोविड-19 का लक्षण है। प्लीज़ डू नॉट इग्नोर, इसको इग्नोर ना करें। अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। अपने आप केमिस्ट से लेकर दवाई लेकर ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके बहुत खराब परिणाम हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं। लोग अपने आप दवाइयों से अपना इलाज कर रहे हैं जो इस बीमारी को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन आप बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करें। दवाई ठीक टाइम पे लेनी है, ठीक क्वांटिटी मतलब सही डोज से लेनी है, और जितने दिन के लिए बताई गई है उतने दिन के लिए लेनी है। इसके अलावा मैं एक और बात जोर दे के बताना चाहती हूँ, सारे बच्चों का वजन अलग अलग होता है। एक बच्चे की ट्रीटमेंट सारे बच्चों में इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि सारे बच्चों का वेट अलग अलग होता है और क्योंकि सिम्टम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि एक बच्चे की सेम दवाई आपने दूसरे बच्चे को खिला दी, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पड़ोस में किसी बच्चे ने ट्रीटमेंट ली, डॉक्टर ने उसे कोविड-19 की ट्रीटमेंट दी और आपने वही ट्रीटमेंट अपने बच्चे की अपने आप शुरू कर दी। यह बिल्कुल गलत है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे कि बच्चे में या किसी भी घर के मेंबर में कोविड-19 पॉजिटिव आ गया है, मतलब उसका टेस्ट हमने कराया और उसके अंदर कोविड-19 कंफर्म हो गया है, तो अब हम आगे क्या करें।
फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आइसोलेशन। जो भी घर में पॉजिटिव मेंबर है उसको बाकी जो लोग बीमार नहीं हैं उनसे आपको अलग करना है। अब आइसोलेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि इस वर्ड से रिलेटेड काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है। मैं पेशेंट से काफ़ी बार यही क्वेश्चन मुझे सुनने को मिलता है कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है जो कोविड पॉजिटिव है वह अपने रूम के अंदर एक कमरे में अलग है, बाकी मेंबर्स उस रूम से बाहर हैं, उसका टॉयलेट बाथरूम और लोगों से अलग है। जो भी उसको खाना देने आ रहा है वो कमरे के बाहर उसके लिए खाना रख के जाएगा, वो पेशेंट अंदर से खाना ले लेगा और खाना खाने के बाद अपनी प्लेट धो के बाहर गेट के पास अपनी प्लेट वापस रख देगा और पेशेंट अंदर रहेगा पूरे टाइम। अगर मान लो 2 पेशेंट हैं तो वो कैसे कमरे में आइसोलेट हो सकते हैं? इसका अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। मान लो 2 मरीज हैं और 2 अलग अलग कमरे नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, 6 फीट के डिस्टेंस पे एक बेड दीवार की एक तरफ और दूसरा बेड दीवार की दूसरी तरफ हम लगा देते हैं और दोनों पेशेंट्स को कह देते हैं कि आपको मास्क लगा के रखना है। अब आप पूछेंगे दोनों कोविड पॉजिटिव हैं तो अब हम मास्क क्यों लगा रहे हैं? अब हम मास्क इसलिए लगा रहे हैं कि क्योंकि एक पेशेंट का वायरल लोड हो सकता है ज़्यादा है, मतलब उसमें वायरस की मात्रा ज़्यादा है, दूसरे के अंदर कम है, वो आपस में एक दूसरे को वायरस का इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अगर 2 पेशेंट कोविड पॉजिटिव एक ही कमरे में आइसोलेट हो रहे हैं तो उनको 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क ज़रूर यूज़ करना है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है टेम्परेचर। बुखार कैसे नापें? टेम्परेचर नापने के लिए इस तरीके के डिजिटल थर्मामीटर मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि बहुत आसान है इससे टेम्परेचर देखना। इसको हम ऑन करते हैं और इसमें जब लो दिखाई देता है तो इसको हम पेशेंट की जीभ के नीचे लगा देते हैं। और मान लो बच्चा छोटा है, जीभ के नीचे नहीं लगा सकता, तो हम बच्चे की बगल के नीचे भी इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद यह डिजिटल थर्मामीटर अपने आप बीप करना शुरू कर देता है, मतलब आवाज निकालना शुरू करता है, और जो भी नंबर इस थर्मामीटर के अंदर आते हैं वो बच्चे का या बड़े आदमी का टेम्परेचर बताते हैं। अगर बुखार या टेम्परेचर 100 या 100 से ऊपर है तो आपको उस समय बुखार कम करने की जरूरत है। तुरंत पानी की पट्टियां शुरू कर दीजिए और बुखार के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। हर 6-6 घंटे के बाद भी आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। बुखार की दवाई बुखार के अलावा बदन दर्द, सिर दर्द में भी हेल्पफुल होती है। इस टेम्परेचर के साथ आपको हर दिन का एक चार्ट मेंटेन करना है, जिसको हम टेम्परेचर चार्ट कहते हैं। किस समय बच्चे को किस टाइम कितना फीवर आया वो आप लिखते जाइए, ताकि आपको डॉक्टर को बताने में आसानी हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, हम कैसे देखेंगे कि हमारा पेशेंट इंप्रूव कर रहा है या खराब हो रहा है, उसकी हालत खराब हो रही है। इसके लिए मार्केट में इस तरीके के पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल हैं, जो कि हमारे शरीर में कितनी ऑक्सीजन है, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वह बताते हैं। इसको हम बहुत आसान होता है यूज करना। यहां से हम बटन ऑन करेंगे, फिंगर उंगली का पार्ट, जो ये नीचे वाला पार्ट है ये नीचे रहता है, जहां पे ये नंबर दिखाई देते हैं ये वाला पार्ट ऊपर जाता है, और हम इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद आप थोड़ी देर अपनी फिंगर की मूवमेंट नहीं रखेंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यह मशीन बीप करना शुरू कर देती है, और ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं SpO2, ये आपके शरीर के लंग्स का ऑक्सीजन का कंटेंट या ऑक्सीजन की मात्रा बता रहे हैं, और यहाँ आपको पल्स रेट दिखा रहे हैं, मतलब आपकी हार्ट बीट कितनी फास्ट चल रही है। ये जो सैचुरेशन है या जिसको मैं SpO2 बोल रही हूं, ये हर हाल में 94 या 94 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 94 से नीचे आ रही है मतलब फेफड़े में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, पेशेंट को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर हॉस्पिटल लेके जाएं। तो जो सैचुरेशन मैंने आपको लेनी सिखाई है, ये आपको दिन में कम से कम 4 बार नापनी है, और एक बार दिन भर में 6 मिनट कमरे के अंदर वॉक करने के बाद दोबारा चेक करनी है। जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो अपने कमरे में जहां पे आइसोलेटेड है वहीं पे 6 मिनट घूम के दोबारा इसमें सैचुरेशन चेक करेगा,
और ये 94 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये होम मॉनिटरिंग का आसान तरीका है। इसके अलावा टाइमली सारी दवाइयाँ जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं इन द राइट डोज, सही डोज में सही मात्रा में आपने टाइम टू टाइम लेनी है। पानी खूब पीना है। फ्रेश वेजिटेबल्स, सलाद, फ्रूट्स अच्छी तरीके से लेने हैं। हाई प्रोटीन डाइट जिसमें चीज़, पनीर, अंडा, अगर आप नॉनवेज खाते तो नॉनवेज, दूध की बनी चीज़ें सब आती हैं, ये आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। दिन भर में 3 या 4 बार अगर हो सके तो स्टीम वेपराइजर से भाप लेनी है, गर्म पानी की भाप। इसमें आपको कुछ दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप आराम से ले सकें उतना आप ले सकते हैं। इसके अलावा नमक पानी या बीटाडीन के गरारे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया बताऊंगी जिससे आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंचती है। कुछ टाइम के लिए अगर आप कोशिश करें तो वो कर सकते हैं। पेट के बल, छाती नीचे की तरफ, पेट नीचे की तरफ, बेड पे आपको उल्टे लेटना है। नंबर 1 पोजीशन। सेकंड पोजीशन है एक साइड, लेफ्ट साइड लेट के भी आपको उस पोजीशन में सांस लेनी है। इससे भी आपकी लंग की सैचुरेशन इंप्रूव होती है। नंबर 3 राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड, जितना आप कंफर्टेबली लेट सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत घंटे लेटने की जरूरत है, जितना भी आप कंफर्टेबली लेट सकते हैं राइट साइड। और एक जो पोजीशन होती है वो स्लाइटली बेड से आपकी बॉडी हल्की सी उठी होती है, आप पीछे तकिया लगा सकते हैं, हल्की सी अपनी बॉडी को 45 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पे हल्के से ऊंचा करके भी ये पोजीशन आपकी फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको लास्ट में बताना चाहती हूँ वह है कोविड बीमारी ज़्यादातर केसेस के अंदर दूसरे हफ्ते में खतरनाक रूप ले रही है। तो अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है या खांसी पहले से खराब होती जा रही है, तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लें। अगर सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही है फिर अपने डॉक्टर की सलाह लें। हो सकता है आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़े। अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। याद रखें, कोविड-19 एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन डॉक्टर की सही सलाह से इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। प्लीज़ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे बिलीव मत करिए, केवल अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। टाइमली ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपके और आपके परिवार वालों की अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।